अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अहमद जाहिर, प्रेजेंट सर। अली मोहम्मद, प्रेजेंट सर। अरसलान काशी, अरसलान काशी, आयशा अख्तर, जी सर प्रेजेंट। आयशा नवीद, प्रेजेंट सर। आयशा कनीजा, आयशा कनीजा, फायजा इरशाद, प्रेजेंट सर। फरिया अजहर, प्रेजेंट सर। फरिया अजहर, प्रेजेंट सर। सर फरिया सर प्रेजेंट है। फरिया अजहर है, जी सर फरिया सर प्रेजेंट। जवेरिया शेख, प्रेजेंट सर। किंजा बख्तावर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान मजीद, मोहम्मद अरसलान मजीद, निमरा अफजल, निमरा अफजल, निमरा सद्दीक, निमरा सद्दीक, निमरा शाहिद, निमरा शाहिद, नूरुल ऐन, प्रेजेंट सर। नूरुल ऐन आप ब्लैक लिस्ट में आई हुई है यस सर वो फ्री इशू चल रहा है। जी। ये ना हो कि आपको फाइनल पे बैठने ना दिया जाए, इसलिए पहले ही क्लियर करवा लो। यस सर। रिजवानुल्लाह खान, यस सर। साइमा रुबाब, प्रेजेंट सर। सना गफ्फार, सना गफ्फार, सीरत रानी, प्रेजेंट सर। शालिजा नईम, प्रेजेंट सर। शालिजा नईम आप भी ब्लैक लिस्ट में हैं। यस सर वो इशू चल रहा है, आज या कल तक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि इन्फॉर्म कर दो ना वो वाले स्टूडेंट जो ब्लैक लिस्ट में है, ताकि वो क्लियर करवा लें। ओके सर। अदरवाइज फिर ये जो है फाइनल जिस वक्त आप लोग दे रहे होते हो उस वक्त आपको उठाकर निकाल लेते हैं, यस सर। तो उस चीज़ से फिर टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है स्टूडेंट का। सैयदा सुमैया गिलानी,
प्रेजेंट सर। सुमैया आप भी ब्लैक लिस्ट में आई हुई हैं। यस सर, पता है मुझे। तौसीफ अहमद, तौसीफ अहमद, उसामा गुलजार, यस सर। उस्मान हुसैन उसामा, उस्मान हुसैन, वजीहा मकबूल। प्रेजेंट सर। वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस सेक्शन में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। और सलाम काशी, आयशा कनीज़ा, मोहम्मद रसलान मजीद, निमरा अफजल, निमरा सदीक, निमरा शाहिद, सना गफ्फार, तौसीफ अहमद, उस्मान हुसैन उसामा। अनम असगर, सर प्रेजेंट। अक्सा, अक्सा, अतीकुर रहमान, प्रेजेंट सर। आयशा अरशद, प्रेजेंट सर। बिस्मत तनवीर, प्रेजेंट सर। मानूर भट्ट, प्रेजेंट सर। मरियम जारिफ, मरियम जारिफ, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शाहिद सरवर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। मोहम्मद शोएब खान, मोहम्मद शोएब खान, नूर फातिमा, प्रेजेंट सर। राबिया नजर, राबिया नजर, सैयदा फातिमा वाजिद, सैयदा फातिमा वाजिद, उमर फारूक, सर। ज़ुआ सर। यासीन। ठीक है उमर, आपके अटेंडेंस हो प्रेजेंट गई। सर। वो प्रेजेंट सर। स्टूडेंट, ठीक है, वो स्टूडेंट जो इस सेक्शन में एब्सेंट है वो नाम सुन लें, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अक्सा, मरियम जारिफ, मोहम्मद शोएब, राबिया नजर, सैयदा फातिमा वाजिद। सर फातिमा का इंटरनेट इशू है। चले नूर, जिस वक्त आएगी फिर मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। ओके। लास्ट टाइम हमने ये पीएच कैलकुलेशन कर ली थी कि किस तरह आप लोग एसिड या बेस आप लोगों के पास सोल्यूशन होता है तो उसकी पीएच किस तरह कैलकुलेट करते हो। जी सर, कर ली। अब आप लोगों के रिवीजन क्लासेस हैं, रिवीजन क्लासेस में आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली जो है आप लोगों को जो प्रैक्टिस है कि आप लोग जितनी प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो आप लोगों का फाइनल जो है वो अच्छा हो जाएगा। और मोस्टली जो है इसमें प्रैक्टिस ही होनी है ताकि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो सके और आप लोगों के नंबर जो है वो अच्छे आ जाएं।
इसमें आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोगों को पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर जो है जो न्यूमेरिकल टाइप या जो भी प्रॉब्लम वगैरह हैं वो मैंने आप लोगों से सॉल्व करवानी है। अगर किसी को नहीं आएगा तो मैं उसी वक्त आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए और आप लोगों का जो CGP है वो अच्छा आ जाए। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी। सर अभी आपने क्या बताया है वो समझ नहीं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा बता दें। अली मोहम्मद, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों ने जो इस वीक में और नेक्स्ट वीक में जो क्लासेस हैं वो आप लोगों ने रिवीजन की है। आज आप लोगों को क्विज तो नहीं था? नो सर, पिछली क्लास में हो गया था। ठीक है, आप लोगों में जो है रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लासेस में आप लोगों के मोस्टली जो है वो प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस में जो है मैंने आप लोगों को जिस तरह आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देनी है, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास सॉल्व नहीं होगा तो मैं यहीं पर आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको किस तरह सॉल्व करना है। और साथ में जी ये सर, भी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस तरह का आप लोगों का जो है वो न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम या क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों ने किस तरह उसको अटेम्प्ट करना है। जी सर, थैंक यू। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। जी नूर फातमा। सर हमारे फाइनल एग्जाम में मेजर पोर्शन जो है वो न्यूमेरिकल्स का होगा? नहीं, मिक्स होगा। तो सर एक सजेशन दूं आपको। जी नूर फातमा। सर रिमेनिंग जितने भी क्लासेस हैं अगर आप इस तरह करेंगे उनमें हर चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करवा दें दोबारा से, मतलब इंस्टेड कि आप हमसे सॉल्व नूर करवाएं, फातमा इसी तरह आप मैं करवा सॉल्व रहा हूँ। करवा दें। मैं अब ओके ये थैंक। है कि नूर फातिमा अगर सारे ही सॉल्व करते हैं तो जाहिर आपको भी पता है कि एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं तो ये है कि आप लोगों को सजेशन दे सकता हूँ, क्योंकि सॉल्व करवाऊँ तो फिर 1.25 घंटे में 1 या 2 न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और चैप्टर जो है वो ज़्यादा है। तो उसमें से जो हमारे कोर्स से रिलेटेड हैं उसमें मैं आप लोगों को टिप्स वगैरह जिस तरह कहते हैं कि ये पॉइंट माइंड में रखें और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करें। एक जी दो सर यहाँ पर मेरे एग्जैक्टली ऐसे ही। सामने, एक दो जो है वो मेरे सामने यहीं पर सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन आप लोगों को सही नहीं होता तो ताकि मैं उसी वक्त आप लोगों को जो है बता दूं कि आप लोगों की ये गलती है और आप इसको इम्प्रूव कर लें। ओके सर। जी नमस्कार सर मुझे आपसे सवाल पूछना था। 10 चैप्टर के मैं प्रैक्टिस कर रही थी, उधर से 2 न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे। सर 10 फर्स्ट चैप्टर जो क्वेश्चन है वो वर्क एग्जांपल 10.7 से उसका अप्लाई नंबर है 10.14। न्यूमेरिक 10 चैप्टर से 10.7 वर्क एग्जांपल। टेन पॉइंट वन वर्क 10.7 एग्जाम्पल 10.7 वर्क यही है और ना? उसका जी अप्लाई 10.14। सर नहीं, वर्क एग्जांपल 10.7 है, ये 10.4 है वर्क एग्जांपल। वर्क एग्जाम्पल 10.7 सर ये आपसे पूछना था कि न्यूमेरिकल जो आपने पेपर में देने हैं तो उसके साथ फार्मूलेस वगैरह लिखे होंगे सर, ये दिए होंगे कोई शीट अलग से फार्मूलाज की, क्योंकि पिछली दफा भी इस तरह हुआ था ना। सिर्फ वो वाले जिनका जिस तरह यूनिट कन्वर्जन होते हैं कि ये यूनिट किसके इक्वल है, ये यूनिट किसके इक्वल है, वो दिया होता है। ये फार्मूले जो मेन फार्मूले हैं वो गिवन नहीं होते हैं। अब जिस तरह इसमें डेंसिटी का फार्मूला यूज किया हुआ है तो ये डेंसिटी का फार्मूला गिवन नहीं होगा।
अगर इसमें कोई यूनिट को कन्वर्ट किया हुआ है तो उसको यूनिट कन्वर्जन फैक्टर जो है वो गिवन होता है। और इसके साथ आप लोगों को पीरियोडिक टेबल मिलता है हार्ड फॉर्म में फाइनल के दौरान, जिसमें मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो है वो गिवन होता है। उसको आप लोग डायरेक्ट ही जो पेपर है, फाइनल पेपर है, उसके साथ ही आप लोगों के पास गिवन होता है। उससे आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। जी नमस्कार, यही है। यस सर 10.14। इसमें लिखा हुआ कि ये इमेज आप लोगों के सामने है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जनरेट की जा रही है बाय एडिंग ड्राई आइस टू वाटर। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लोज डाउनवर्ड बिकॉज इट इज denser than air. What is the density in gram per liter of carbon dioxide at 1 atmospheric pressure and ये टेम्परेचर है। इसमें वो कहता है कि आप लोगों ने डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसके साथ उसने टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है और आप लोगों के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। एक कार्बन का जो है वो 12 होता है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 हैं, तो 2 ऑक्सीजन का हो गया 32 और एक कार्बन के 12। 32 में 12 प्लस करते हैं तो ये बनते हैं 44। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 44 है। इसके बाद आप लोगों ने ये फार्मूला जो आप लोगों के सामने है, जिसमें लिखा हुआ है D = PM डिवाइडेड बाय RT। यहाँ पर P की वैल्यू जो है इस न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मॉलिक्यूलर मास जो है वो आप लोगों के पास 44 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हासिल होता है। यहाँ पर M की जगह पर आप लोगों ने 44 वैल्यू पुट करनी है। R की वैल्यू कांस्टेंट है और कांस्टेंट का मतलब है कि उसकी वैल्यू जो है वो 0.8206 है। और टेम्परेचर यहाँ पर गिवन है, टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है और हम जो यूनिट यूज करते हैं टेम्परेचर का वो केल्विन में यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो केल्विन में गिवन होती है। इसी वजह से आप लोगों ने इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। जिस वक्त आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो इसमें आप लोगों ने 273 में 25 को ऐड करना है। जिस वक्त आप लोग 273 में 25 को ऐड करते हो तो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 298 केल्विन। तो आप लोगों ने यहाँ T की जगह पर 298 वैल्यू पुट करनी है। जिस वक्त आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेंसिटी की वैल्यू जो है वो हासिल होगी। और नमस्कार, सॉरी नो सर। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है बाय इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस डेंसर देन एयर। एयर जिस वक्त हम कंसीडर करते हैं तो एयर में मोस्टली जो है वो ऑक्सीजन को हम कंसीडर करते हैं या नाइट्रोजन को कंसीडर करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है या ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। और जिस वक्त हम इसके मॉलिक्यूलर मास को कंपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, नाइट्रोजन गैस का या ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूलर मास को कंपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा था कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है मॉलिक्यूलर मास के, कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसकी डेंसिटी भी कम होगी। अब आप लोगों ने सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 44 है
और जिस वक्त आप लोग ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की बात करते हो तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 32 है और नाइट्रोजन का 28 है। अब 28 भी कम है, ऑक्सीजन का भी कम है, क्योंकि मोस्टली जब भी हम एयर की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है ऑक्सीजन। अब 32 44 वैल्यू से कम है, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। इसी वजह से जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी जो है वो भी ज्यादा होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की डेंसिटी भी एयर की निस्बत ज्यादा होगी, और जिस वक्त जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। ये इसका बी पार्ट का क्वेश्चन आंसर है। नमस्कार, समझ आ गई है? यस सर। सर एक और क्वेश्चन है जी। सर, वर्क एग्जांपल 10.9 से अप्लाइड 10.18 वर्क एग्जांपल 10. 9 ये यस सर 10.18 ये जो है यस सर। इसमें लिखा हुआ है कि an unknown gas is found to diffuse through a porous membrane 1.414 times faster than carbon dioxide gas. What is the molecular weight of the gas? अब वो कहता है कि इसका जिस वक्त हम रेशियो निकालते हैं दोनों का, जो अननाउन गैस है उसका और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, यानी कि यहाँ पर गैस जो है अगर आप लोग लिख देते हो अननाउन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो वो इक्वल आती है 1.414 के। ठीक है? यस सर। सर अननाउन गैस का मास क्या होगा फिर? कैलकुलेट किस तरह करना है कि ये रेशियो इक्वल आ गई इसके, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है दूसरी साइड पर वो इक्वल होती है मैस ऑफ डिफ्यूजन के, मैस ऑफ गैस के, यानी कि इसको हम लिखेंगे इस रेशियो इज इक्वल टू 1.414 इज इक्वल टू अंडर रूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अननोन गैस, और वो इक्वल होगा 1.414 के। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यानी कि स्क्वायर रूट mass of sulfur dioxide gas divided by mass of unknown gas is equal to 1.414। दोनों साइड पर आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेंगे, सॉरी स्क्वायर लेंगे, तो इस साइड से ये स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आप लोगों के पास हासिल होगी mass of sulfur dioxide gas divided by mass of unknown gas is equal to इसका स्क्वायर जो भी आप लोगों के पास हासिल होगा। ठीक है? इसके बाद जिस वक्त आप लोग इसको रीअरेंज करते हो तो वो इक्वेशन जो आप लोगों के पास हासिल है कि मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू इस वैल्यू के स्क्वायर के। आप लोगों ने इस वैल्यू को इधर लेकर दूसरी साइड पर जिस वक्त लेकर आते हो तो वो नीचे आ जाता है, और अननोन गैस का मास जो है दूसरी साइड पर जो है वो अबव साइड पर आता है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन जो बनती है मास ऑफ इसका जो भी यानी कि मास है, क्योंकि मास और मोलर मास दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आप लोगों ने अबव जो इक्वेशन है उसमें पढ़ा है, सॉरी ये जो है ये मोलर मास है,
ठीक है। मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड गैस का क्या होगा, एक सल्फर का जो है वो 32 होता है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है। अब यहाँ पर 2 हैं तो 2 के 32 हो गए, 32 32 64। तो 64 डिवाइडेड बाय इस वैल्यू का जो स्क्वायर आएगा उससे आप लोगों ने 64 को डिवाइड करना है। तो आप लोगों के पास जो भी मैस है वो अननोन गैस का हासिल होगा। ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट साथ में दिया हुआ है, व्हाट इज द लाइकली आइडेंटिफाई ऑफ द गैस। जिस वक्त आप लोगों के पास जो मोलर मैस हासिल होगा आप लोगों ने फिर ये चेक करना है कि इतना मोलर मैस किस गैस का आता है। सपोज आप लोगों के पास जो है मोलर मैस हासिल हुआ है 28। अब 28 मैस किस गैस का होता है उसका आप लोगों ने साथ में नाम लिख देना है। जिस तरह नाइट्रोजन गैस है उसका मोलर मैस जो है वो 28 होता है। तो आप लोगों ने उसके इक्वल लिख देना है कि इसका नाम जो है गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस है। अगर आप लोगों के पास मोलर मैस हासिल हो जाता है 16, अब 16 मोलर मैस जो है वो मीथेन गैस का होता है। वो आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल गिवन होगा उसमें से कोई भी जिसका मॉलिक्यूलर मैस दोनों को कंबाइन करने के बाद उसके इक्वल आ जाता है तो आप लोग उसका नाम लिख देते हो तो वो कंसीडर हो जाती है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। इसके अलावा कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। चलिए फिर हम चैप्टर 15 से ही शुरू करते हैं, रिवर्स केस। सर एक मिनट सर, तकरीबन टीचर्स ने जो है ना वो सिलेबस बता दिया, आप जो है वो बता दें, क्योंकि ये ना हो अब कुछ बच्चों ने स्टार्ट से वो तैयारी करना शुरू की है, किसी ने लास्ट से की है, तो ये ना हो जो हमने तैयार किया वो आप कहें कि चले ये वाला रहने देते हैं। तो आप एक दफा कंफर्म बता दें। और यह जितना कंफर्म क्या मतलब सर वो पर कुछ टीचर्स ने ना वो कम किए ना चैप्टर्स कुछ यस सब्जेक्ट सर। किसने किया है? और सर किसी ने मतलब मैग्नेटिज्म सेलेक्टिव का किया है, हमारा मतलब जो है थ्योरी नहीं दी, जस्ट न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किए हैं सिलेबस में। पर यह किसने किया है? सर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के टीचर ने। नहीं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। सर इसकी तो कोई नहीं, लेकिन आप कम नहीं करेंगे सर, एक दो चैप्टर तो सर कम कर उसका देना। सर ने कहा तो सर आप कह तो रहे थे कि जो है मैं बता दूंगा कि किस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यानी आएंगे और किस में से ज्यादा थ्योरी आएगी। तो सर वो अभी आप बता दें ताकि हम फिर उस हिसाब से उसकी तैयारी करें। ऑलमोस्ट अब 10 दिन रह गए फाइनल्स में, तो इस वजह से फिर पहले ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वैसे भी असाइनमेंट्स मिली होती हैं, जिस दिन टाइम मिले कम से कम कर तो लेंगे। पर यह ये चीज जो है लास्ट जो वीक होता है उसमें बताते हैं कि किस चैप्टर में से कितने पार्ट का न्यूमेरिकल है या कितने मार्क्स की जो है वो थ्योरी है। यस सर। नेक्स्ट वीक वैसे के आप कम नहीं करेंगे सिलेबस? पर यह मैं सर बता दूंगा। जी सर, चलें फिर हम करते हैं। एक मिनट पर यह मैं तुम्हें एक मेल दिखा देता हूँ। ठीक है। पर यह मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है।
सर ये जो पेपर होगा ये आप बनाएंगे या सर शाह मोहम्मद हारून बनाएंगे, या अलग-अलग होगा हर सेक्शन का पेपर? उसामा सर में अभी डिसाइड नहीं हुआ यार। ठीक है। ज्यादा चांस तो ये है कि कंबाइन ही होगा। जैसे में पॉइंट्स हैं जिसमें आप लोगों के जो मार्क्स के डिवीजन है कि जिस तरह आप लोगों को फाइनल पेपर होना है। और कितना यानी कि सिलेबस और ये चीज़ होनी है। इसमें आया है कि आप लोगों के जो फाइनल है वो 60% है और 40% की असेसमेंट है। और अगर आप लोगों के थ्योरी के टोटल जो है लैब नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोग कुछ वेटेज को कम कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट या वाइवा की फॉर्म में। और जो है फाइनल जो है वो कम से कम जो है वो 40 नंबर से ज़्यादा का हो, 40 नंबर से कम का ना हो। क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो लैब है तो उस कंडीशन में आप लोगों के जो है फाइनल जो है वो 45 मार्क्स का बनता है, क्योंकि 15 मार्क्स आप लोगों के लैब के चले जाते हैं। और आप लोगों के जो सिलेबस है इसमें लिखा हुआ कि आप लोगों ने टोटल सिलेबस आप लोगों ने पढ़ाना है, क्योंकि आप लोगों को ऑलमोस्ट जो है वो सारा सिलेबस जो है आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके बाद है नो पार्ट ऑफ सिलेबस कुड बी एक्सक्लूडेड, यू कैन गिव चॉइस टू द स्टूडेंट क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ। इसमें है कि आप लोगों का जो फाइनल है वो सारा ही शामिल होगा और सारा ही कंप्लीट होना चाहिए, कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो टोटल कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी आप लोगों का फाइनल भी नहीं बना है, डिसाइड भी नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं अभी पहले ही बता दूं और वो बाद में फिर शामिल हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाद में ही आप लोगों को बता दूं। ठीक है फरीहा? यस सर। सर आपके पास कोई होता है आपके सवाबदीद के आप कम वगैरह कर सकते हैं या इस तरह? कोई एक दो टॉपिक यानी कि निकाल सकते हैं। तो सर जितना है आप उतना तो कोई करें ना। एक जो है क्या मतलब साइमा? सर हर चैप्टर से टॉपिक निकाल सकते हैं कि सिर्फ एक चैप्टर से? कोई एक टॉपिक जो है सर हर चैप्टर से ही हो जाए। साइमा ये है कि मैं ये जिस वक्त आपको पता चल जाता है कि इसमें से ये न्यूमेरिकल है, इसमें से ये थ्योरी है, तो आप लोगों को बेसिकली कुछ ना कुछ आइडिया तो हो जाता है कि न्यूमेरिकल कौन से यानी कि ज़्यादा हैं और कौन से यानी कि ऐसे हैं। तो उससे मेरे ख्याल में काफ़ी यानी कि आप लोगों को यानी कि फ़ायदा हो जाता है।
सर जी देखें, हम आपके पास मेहमान हैं सर जी कुछ दिन के लिए, तो सर थोड़ा सा रहम करें कुछ उसामा हमारे अपने। उसामा मेरी बात सुने। ये जो आप लोगों की जो भी बातें हो रही हैं वो रिकॉर्डिंग हो रही हैं। आप लोगों को पता है कि ये टोटल रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर होती है। सर हमारे जो लैब के पेपर हैं वो भी कैंपस में होंगे? जी, और वो भी कैंपस में होंगे। और जिस वक्त आप लोगों को लैब ये थियरी का फाइनल हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों के लैब के फाइनल होंगे। सर लैब के तो नहीं होने चाहिए ना, आप खुद देख के हमने खुद परफॉर्म नहीं किया तो हम वहाँ पे कैसे साइमा परफॉर्म एक मिनट, करेंगे? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप लोगों की लैब की जो वेटेज है ना वो सिर्फ ही 15% है। और सर 15% हमारी में 100% है। आप लोगों को PC2 है। जी सर। जी सर। जी हमारी आप केमिस्ट्री 100% वाले है। हो। सर वो तो हम लैब वाले सर से खुद ही कर लेंगे, अभी तो इसका जो है प्रॉब्लम है। इसका सर ये सिलेबस का PC2 का। जी सर। साइमा जहाँ तक मेरे सर पास लास्ट टाइम ना मैम ने लास्ट हम्म, टाइम PC1 में मैम ने 3 जो है टॉपिक्स एक्सक्लूड करवाए थे टोटल सिलेबस में से, और वो हमने अपनी मर्जी से, हमें मैम ने कह दिया था कि आप लोगों ने जो करने हैं ना वो कर लें। 3 टॉपिक हमने फिर मैम को बता दिए थे कि ये हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो सर आप भी हमें जो है ऐसे दे दीजिएगा ऑप्शन, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं होते, मुश्किल लगते हैं। जी सर। चले फिर वो आप फिर पहले ही डिसाइड कर लो। जी सर हम डिसाइड करके ग्रुप में कर लेंगे, फिर जो है बता देंगे। जी अब जो चैप्टर नंबर 15 है इसमें से यानी किस तरह का पेपर आ सकता है, किस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन या न्यूमेरिकल करने हैं। आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि डिफरेंट एसिड गिवन हो और आप लोगों से पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एसिडिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम एसिडिक है और उसके रीज़न क्या है। तो इसमें कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल दी हुई हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो किस तरह आप लोगों ने बताना है कि ये ज़्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है। इसके कुछ पॉइंट हमने पढ़े थे, पर यह याद है कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़े थे? सर अजान हो रही है, मैं अभी कुछ देर में दोबारा मैं करती हूँ। इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल तो ये है कि आप लोगों ने ये बताना है कि लॉरी ब्राउनस्टेड के मुताबिक एसिड बेस में जिस वक्त कन्वर्ट होता है और बेस जो है एसिड में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी कंपाउंड गिवन हो तो उसमें से कौन सी एसिडिक स्पीशी होगी, कौन सी बेसिक स्पीशी होगी। जिस तरह आप लोगों के पास ये एग्जांपल है, यही सपोज लिखी हुई है 15.50, इसमें लिखा हुआ है CH3COOH प्लस अमोनिया और साथ में आप लोगों से इसका रिएक्शन करवाया हुआ है। ये पिक्चर नजर आ रही है सबको क्लियर? यस सर। मैं जूम और कर देता हूँ ताकि क्लियर नजर आए। इसका रिएक्शन करवाया है अमोनिया के साथ और रिजल्टेंट में आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट बन रहा है और इसके साथ एसीटेट आयन बन रहा है। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी एसिडिक स्पीशी है, कौन सी बेसिक स्पीशी है, या इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन सा होगा। अब ए लुइस के मुताबिक वो स्पीशी जो प्रोटॉन रिलीज करेगी वो एसिडिक है और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी वो बेस है। और जिस वक्त स्पीशी प्रोटॉन
एसिडिक स्पीशीज जिस वक्त प्रोटॉन को रिलीज करती है तो रिलीज करने के बाद वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाती है, और बेसिक स्पीशीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है वो एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब है एसिड जो है वो बेस में कन्वर्ट होगी और बेस जो है वो एसिड में कन्वर्ट होगी। अब ये स्पीशीज जो है इसमें प्रोटॉन को रिलीज करती है रिलीज करने के बाद ये एसीटेट आयन में कन्वर्ट होती है। तो जिस वक्त हम इसका एसिड बेस पेयर लिखेंगे तो इसके लाइन के साथ आप लोगों ने इसको साथ में कंबाइन कर देना है। तो ये वाला आप लोगों के पास एसिड बेस पेयर है। तो यहाँ पर ये आप लोगों के पास एसिड है और ये इसकी कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह ये अमोनिया आप लोगों के पास बेस है और अमोनियम आयन जो है वो आप लोगों के पास कॉन्जुगेट एसिड है। तो अगर आप लोगों के पास पूछा जाए कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाए तो उस कंडीशन में आप लोगों ने एक एरो ड्रा करके उस ऊपर लिख देना है ये अमोनिया और अमोनियम आयन जो है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। इसी तरह आप लोगों के पास ये सल्फाइड आयन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है जिसकी वजह से सल्फाइड में कन्वर्ट हो रहा है और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें ये स्पीशीज जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है और ये वाटर जो है वो प्रोटॉन को रिलीज कर रही है। रिलीज करने के बाद जो है वो OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब है कि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है इसलिए ये जो है वो बेस है। वाटर ने प्रोटॉन को रिलीज किया है इसी वजह से वो एसिडिक है। और जिस वक्त इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो उस कंडीशन में ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है जिसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। तो इन दोनों का मिक्सअप करते हैं तो हमारे पास ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता है। इसी तरह वाटर का और OH नेगेटिव आयन का जो है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता है। इसके साथ एग्जांपल नेक्स्ट में कुछ दी हुई हैं जिसमें आप लोगों ने यही बताना है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर किस तरह बनते हैं। तो ये आप लोगों के पास अमोनियम आयन है, इसका रिएक्शन जो है वो नाइट्रेट आयन के साथ हो रहा है सॉरी नाइट्राइट आयन के साथ हो रहा है जिसके नतीजे में आप लोगों के पास नाइट्रस एसिड बन रहा है और अमोनिया बनती है। तो ये प्रोटॉन को रिलीज करती है, ये स्पीशीज जो है अमोनियम आयन जो है वो प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, इस वजह से ये एसिडिक मटेरियल है और सोडियम नाइट्राइट आयन जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए वो बेस है। और जिस वक्त हम इनका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाते हैं तो इसका इसके साथ बन जाएगा और अमोनियम का अमोनियम आयन के साथ एसिड बेस पेयर बनेगा। आप लोगों के पास ये आ सकते हैं और इसके अलावा ये आ सकता है कि आप लोगों के पास कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। सर मतलब जो आपने क्वेश्चन मार्क करवाए थे 50, 51 और 57 में ये बताते हैं स्ट्रेंथ उसकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ जी तो ऐसे क्वेश्चन जी जिस तरह मैंने आप लोगों से पूछे हैं बिल्कुल सेम इसी तरह के ही क्वेश्चन आने हैं। अब ये वाले दिए हुए हैं कि आप लोगों ने ये बताना है कि इनमें से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। और ये हम किस तरह बताएंगे कि ये हम बताएंगे अटामिक रेडियस है वो किसका ज्यादा है किसका कम है। तो जिस तरह क्योंकि इसके साथ सभी के साथ हाइड्रोजन तो सेम अटैच है तो इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच है। तो उस कंडीशन में डिफरेंट जो है वो सिर्फ सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस तरह आप लोगों ने बॉन्ड लेंथ पहले चैप्टर में स्टडी किया था बॉन्ड लेंथ का डिफरेंट एटम जिस वक्त अटैच होता है तो उस कंडीशन में बॉन्ड लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है और जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती जाएगी इसका मतलब है बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही आसान होता जाएगा और जितना बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा इसका मतलब है प्रोटॉन को रिलीज करना उतना ही आसान होता जाएगा। ये स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम हो रही है। तो पहले स्टूडेंट जो थे अटेंडेंस के वक्त जो स्टूडेंट थे वो 31 या 32 थे और अब जो है हाफ स्टूडेंट हो गए। उसके बाद फिर आप लोग ये कहते हो कि सर ने हमें कुछ भी नहीं करवाया है ना ही सर ने पढ़ाया है। स्टूडेंट अटेंडेंस लगवाते हैं, लगवाने के बाद गायब हो जाते हैं और फिर जो है आप लोग नाम जो है टोटल ब्लेम जो है वो टीचर पर दे देते हो कि हमें समझ नहीं आई है या टीचर ने हमें कुछ करवाया ही नहीं है।
सर जी नमस्कार। सर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से क्या होता है? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से बॉन्ड वीक हो जाता है, और जिस वक्त बॉन्ड वीक होगा तो वो ब्रेक होना उतना आसान हो जाता है। जो बॉन्ड जितनी आसानी के साथ ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब है वो प्रोटॉन को उतनी आसानी के साथ रिलीज कर देगा, और जो स्पीशीज जितनी आसानी से प्रोटॉन को रिलीज करेगी, इसका मतलब है वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। अब आप लोगों के पास क्लोरीन जो है वो है, इसके साथ जो है सल्फर है, इसके बाद फास्फोरस है। आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल वहां पर गिवन होगा, फाइनल पेपर में पीरियोडिक टेबल गिवन होगा, और पीरियोडिक टेबल में आप लोग ये चेक कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो है एटॉमिक रेडियस जो है वो भी लिखा होगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मास भी गिवन होगा, एटॉमिक जो है एटॉमिक रेडियस जो है वो भी गिवन होगा। वहां से आप लोग आसानी से ये चेक कर सकते हो कि क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस जो है वो ज्यादा है, या सल्फर का एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, या फास्फोरस का एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। और इसके साथ उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी गिवन होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, या सल्फर की ज्यादा है, या फास्फोरस की ज्यादा है। और उस बेस पर आप लोग आसानी से बता सकते हो कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है। क्योंकि आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी हुई हैं, एक आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एक आप लोगों ने पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ कितनी है, एटॉमिक रेडियस जो है वो कितना है, जिसकी बेस पर आप लोगों ने ये बताया था। जिस वक्त आप लोगों के पास हैलोजन की एग्जांपल थी कि हैलोजन हाइड्रोजन के साथ अटैच होते थे, जिसमें आप लोगों के पास HF था, HBr था, HCl था और HI था, कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। और आप लोगों ने कहा था कि HI जो है ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि वो आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर देता है, और HF जो है सबसे वीक है, क्योंकि वो आसानी से प्रोटॉन को रिलीज नहीं करता, क्योंकि उनके दरमियान एटॉमिक रेडियस जो है, जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, तो उस कंडीशन में आयोडीन का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाता है। और उसी बेस पर आप लोग आसानी से बता सकते हो कि वो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पीशीज जितनी आसानी से प्रोटॉन को रिलीज करेगी, वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर होगी। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ से ये कंपेयर करना है, 2 पॉइंट का कंपेयर करना है, एक एटॉमिक रेडियस और दूसरा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर आप लोगों के पास सेम पीरियड के 2 एटम हो, जिस तरह यहाँ पर क्लोरीन है, फिर सल्फर है, फिर फास्फोरस है, अब आप लोगों ने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि किसका एटॉमिक साइज सबसे कम है। और इसमें से जिस वक्त हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद आप लोग जिस वक्त चेक करते हो, तो क्लोरीन के साथ वाले ये वाली जो फैमिली है वो बिलोंग कर रही है नाइट्रोजन वाली, ये ऑक्सीजन वाली फैमिली से बिलोंग कर रही है, और ये जो है वो फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन वाली फैमिली से बिलोंग कर रही है। और जिस वक्त हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो उस कंडीशन में हम ये भी चेक करते हैं कि जिस वक्त लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो एटॉमिक साइज जो है, रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस जो है वो सल्फर की निस्बत कम है, और सल्फर का एटॉमिक रेडियस जो है वो फास्फोरस की निस्बत कम है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर जो है इन तीनों कंपाउंड्स में HCl का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद जो है वो H2S का होगा, और सबसे कम जो है वो PH3 का होगा। इसी तरह जिस वक्त हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन सभी के अंदर मौजूद है और एक एक ही अमाउंट है इसकी। इसके बाद ब्रोमीन भी सभी के अंदर मौजूद है, और सभी में ब्रोमीन की क्वांटिटी जो है वो भी सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है उनकी क्वांटिटी तीनों कंपाउंड में डिफरेंट है। और आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट,
की बेस पर किसी भी कंपाउंड की एसिडिक कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी बशर्ते कि बाकी एलिमेंट जो हैं वो सेम हो, तो उस कंडीशन में सेंट्रल एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर रखता है, क्योंकि वो आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं इन तीनों में से लास्ट वन जो है वो 4 ऑक्सीजन क्वांटिटी रखता है। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 है, और इस कंडीशन में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है, और इस कंडीशन में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन की इसमें सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसमें है, उसके बाद सबसे कम जो है वो इसके अंदर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर जो है वो HbRO4 में होगी, उसके बाद जो है वो HbRO3 में एसिडिक कैरेक्टर होगा, और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर जो है वो HbRO में होगा। इसी तरह डिफरेंट कंपाउंड नीचे दिए हुए हैं, जिसमें से आप लोगों ने ये बताना है कि किसका सर जी ये सेंट्रल एटम डिफाइन करेंगे कि क्या इस सिग्नेचर जो है सेंट्रल एटम जो डायरेक्टली OH ग्रुप के साथ अटैच होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो OH ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच होगा वो आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों का एसिडिक कैरेक्टर कम है या ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये होती है कि ये ब्रोमीन जो है इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ 2 ऑक्सीजन एटम अटैच होते हैं, और उसके बाद ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, और वो ऑक्सीजन फर्दर सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। और आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जिस वक्त OH ग्रुप के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर रखता होगा, और ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है। अब इसमें ब्रोमीन के साथ कोई भी एटम डायरेक्टली अटैच नहीं होता, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो Br, उसके साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ये हाइड्रोजन होती है स्ट्रक्चर। अब इस ब्रोमीन के साथ OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, इसके अलावा इस ब्रोमीन के साथ कोई और एटम अटैच नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि इस ब्रोमीन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर को ज्यादा करेगा, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा। अब इन सभी में आप लोगों के पास ऑक्सीजन एटम अटैच है, और ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की निस्बत ज्यादा होती है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, जितने ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होंगे Br के साथ जो डायरेक्टली अटैच है OH ग्रुप के साथ, तो उस कंडीशन में उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। जिस वक्त हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में ये ब्रोमीन जो है डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड के साथ दूसरे ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, उसके बाद फिर ये ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप के साथ अटैच होता है। अब इस स्ट्रक्चर में ब्रोमीन जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ब्रोमीन की निस्बत। इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या प्रोटॉन को रिलीज करने की पावर जो है इसकी निस्बत ज्यादा होगी, वो ज्यादा आसानी से ये वाली स्पीशी जो है ज्यादा आसानी के साथ प्रोटॉन को रिलीज कर सकती है, और जो स्पीशी जितनी आसानी से प्रोटॉन को रिलीज करेगी इसका मतलब है वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर रखती है। इसलिए हम कहते हैं कि इससे ये वाली स्पीशीज ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद जिस वक्त हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो इस ब्रोमीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली 3 ऑक्सीजन एटम अटैच होते हैं, उसके बाद एक ऑक्सीजन जो है
OH ग्रुप की फॉर्म में ब्रोमीन के साथ अटैच होता है। अब इसमें 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच थे ब्रोमीन के साथ। अब इस केस में 3 ऑक्सीजन अटैच हैं। इसका मतलब है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, और जिस वक्त मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की क्वांटिटी इंक्रीज होगी उस कंडीशन में एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर इसका है, और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर इन तीनों में से इसका है। HBRO का सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर है। इसी तरह आप लोगों के पास ये सारी एग्जांपल दी हुई हैं, जिसमें आप लोगों के पास ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, कौन सा जो है आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, कौन सा आसानी से प्रोटॉन को रिलीज नहीं कर सकता। अब ये क्या एग्जांपल दी हुई है जिसमें आप लोगों के पास जो है मेथनॉल कंपाउंड है और दूसरा जो है वो फॉर्मिक एसिड है, और आप लोगों से पूछा गया है कि इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास ये OH ग्रुप है, इस कंडीशन में ये OH ग्रुप है। अब इस OH ग्रुप के साथ जो अटैच है वो CH3 है, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, और इस OH ग्रुप के साथ डायरेक्टली जो है वो ये ग्रुप अटैच है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक साइड पर जो है वो हाइड्रोजन है। अब मैंने कहा था ये जिस OH ग्रुप के साथ जो एटम अटैच होता है उसके साथ अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो इसका मतलब है एसिडिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। और अगर इस सेंट्रल एटम के साथ जो डायरेक्टली OH ग्रुप के साथ अटैच है उस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अटैच होगा, अब जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो अटैच होगा, तो उस कंडीशन में उसकी एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इसमें जो है कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब इसमें जो है कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, दो जो है और एक ही ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये स्पीशी जो है वो आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर सकती है। और जिस वक्त ये जितनी आसानी से प्रोटॉन को रिलीज करेगी इसका मतलब है कि ये स्पीशी जो है वो ज़्यादा एसिडिक है और ये स्पीशी जो है वो कम एसिडिक है। इसी तरह नेक्स्ट में एक एग्जांपल दी हुई है 63, जिसमें दिया हुआ कि आप लोगों के पास डिफरेंट कंपाउंड है और आप लोगों से पूछा गया कि इन तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर है। एक में क्लोरो एसिटिक एसिड है, इसमें जो है वो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड है और इसमें जो है वो एसिटिक एसिड है। अब इस केस में ये वाली जियोमेट्री जो है वो टोटल सभी में सेम है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप और ये वाला कार्बन सभी में सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसके साथ जो ये कार्बन अटैच है इसके साथ जो एटम अटैच हैं उनमें डिफरेंस है। अब इसमें जो है इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन एटम अटैच है, 2 हाइड्रोजन है, और इसमें इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम अटैच हैं, और इसमें इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। बाकी की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि इन तीनों में से वो कौन सा कार्बन है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो अटैच है। अब जिस वक्त तीनों को कंपेयर करते हैं तो इसमें इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। अब इसकी जिस वक्त देखते हैं तो इसमें इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन है, और हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इससे ये कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि इसमें इस कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हैं। इसके बाद जिस वक्त हम इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ तो इस कंडीशन में इस कार्बन के साथ जो है वो 3 क्लोरीन अटैच हैं, और इस स्ट्रक्चर के अंदर इस कार्बन के साथ जो है वो सिर्फ एक ही क्लोरीन अटैच है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ इस कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी क्वांटिटी डिफरेंट है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने ये चेक करना है कि इस कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसके साथ ज़्यादा अटैच हैं।
इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन अटैच है और इस कार्बन के साथ सिर्फ 1 क्लोरीन एटम अटैच है। इसका मतलब है कि ये वाला जो स्पीशी है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये इस कंपाउंड से ज्यादा एसिडिक है। इसका मतलब है इन तीनों कंपाउंड्स में से सेंटर वाला जो कंपाउंड है वो इन तीनों से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है। उसके बाद ये इसका एसिडिक कैरेक्टर और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इसका है, क्योंकि इसमें इस कार्बन के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप या एटम अटैच नहीं है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच है। इसी वजह से ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपाउंड है। उसके बाद ये कंपाउंड एसिडिक है और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर आप लोगों को कोई भी कंपाउंड आता है तो आप लोगों ने इसी तरह उसको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कंपाउंड जो है वो कम एसिडिक है। इसके बाद नेक्स्ट था कि आप लोग पीएच किस तरह कैलकुलेट करते हो, क्योंकि आप लोगों के पास जो इस चैप्टर है इसमें मेन जो क्वेश्चन थे वो एक तो ये था कि आप लोग ये बताओ कि इसमें एसिडिक ज्यादा कौन सा है, कौन सा कम एसिडिक है। दूसरा क्वेश्चन था कि आप लोगों ने ये बताना है कि कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर या एसिड और कॉन्जुगेट एसिड जो है वो कौन सा है, बेस कॉन्जुगेट बेस कौन सी है। तीसरा था कि आप लोगों ने पीएच कैलकुलेट करनी है, और पीएच किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हम नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉग लेते हैं तो उसके जरिए हमारे पास पीएच वैल्यू हासिल होती है। अब जिस तरह यहाँ पर एक न्यूमेरिकल गिवन है जिसमें कहा हुआ है द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन सैंपल ऑफ सी वाटर इज दिस। अब इसमें जो एग्जांपल दी हुई है वो दी हुई है POH के लिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा था पीएच और POH की वैल्यू जो है यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन वाटर के केस में सेम होती है, और पीएच जो है वो आप लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए कैलकुलेट करते हो और POH आप लोग OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के लिए कैलकुलेट करते हो। इसका मतलब है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है तो आप लोगों ने नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन का फार्मूला अप्लाई करना है। आप लोगों ने डायरेक्ट ही इसका नेगेटिव लॉग लेना है तो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होगी POH की, और आप लोगों को पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। तो अगर आप लोग इसको रीअरेंज करते हो तो आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। अगर आप लोगों के पास इसकी जो POH वैल्यू हासिल हुई है उसको अगर आप लोग 14 में से माइनस करते हो तो आप लोगों के पास pH वैल्यू हासिल हो जाती है, और अगर आप लोग उस वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो हासिल हो जाती है। इस तरह आप लोग आयन की कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, पीएच या पीओएच की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों के पास डायरेक्ट ही कंसंट्रेशन दी हुई है और आप लोगों से पूछा गया कि आप लोगों ने पीएच वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये वैल्यू दी हुई है ऐसी स्पीशी की जो आप लोगों के पास सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेगी, और OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करने वाली स्पीशी को हम बेस कहते हैं, और उसके लिए हम POH पहले कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है कि इस कंसंट्रेशन के लिए आप लोगों ने पहले फार्मूला यूज करना है नेगेटिव लॉग, और उसके बाद आप लोगों ने ये वैल्यू लिख देनी है। जिस वक्त आप लोग इस टोटल वैल्यू को नेगेटिव लॉग लेते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है POH, और अगर आप लोग उस
POH वैल्यू को 14 में से माइनस करते हो तो आप लोगों के पास pH वैल्यू हासिल होगी। और अगर आप लोगों के पास ऐसे कंपाउंड है जिस तरह ये कंपाउंड है जो डायरेक्ट ही आप लोगों के पास प्रोटीन आयन प्रोवाइड करता है, या ये कह लो कि जो आप लोगों के पास एसिडिक कैरेक्टर रखता है, तो उसकी वजह से आप लोगों के पास डायरेक्ट ही ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हासिल होगी। इस केस में आप लोगों के पास क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, इसलिए ये OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम पहले जो है इसकी POH वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और बाद में उसकी मदद से हम pH वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस केस में ये डायरेक्ट ही pH यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर देता है। अगर हम इस कंसंट्रेशन का डायरेक्ट ही नेगेटिव लॉग लेते हैं तो हमारे पास pH वैल्यू हासिल हो जाती है। लेकिन थर्ड केस जो है वो बेसिक का है कि इस सॉल्यूशन को जिस वक्त आप लोग वाटर में डिजॉल्व करते हो तो आप लोगों के पास OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने पहले इस कंपाउंड इस कंसंट्रेशन से POH वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आप लोगों ने pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 का फार्मूला अप्लाई करना है और आप लोगों ने pH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह के न्यूमेरिकल है। इसके बाद नेक्स्ट दिए हुए हैं कि आप लोगों के पास अमाउंट दी हुई है और इसके साथ आप लोगों के पास वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, जिसके जरिए आप लोगों ने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब कंसंट्रेशन फाइंड आउट किस तरह करते हैं, हम फार्मूला यूज करते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इनटू वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब और लीटर। तो उस इक्वेशन में आप लोगों के पास मैस की जगह पर ये वैल्यू हासिल होगी। मोलर मैस आप लोग इसका कैलकुलेट कर सकते हो, लिथियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस आप लोगों ने मैस डिवाइडेड बाय ये मोलर मैस, उसके बाद मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब या लीटर। यहाँ पर आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो ml में है, आप लोगों ने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। और जिस वक्त आप लोग इसको लीटर में कन्वर्ट करते हो तो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 0.25 लीटर। तो उस कंडीशन में इसकी इक्वेशन आप लोगों के पास बनती है मोलैरिटी इज इक्वल टू 4.8 ग्राम डिवाइडेड बाय जितना इसका मॉलिक्यूलर मैस हासिल होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड का, इसके बाद मल्टीप्लाई 1 ओवर 0.25। जिस वक्त इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास मोलैरिटी हासिल होगी, कंसंट्रेशन हासिल होगी, और उसकी वजह से आप लोगों के पास OH नेगेटिव आयन हासिल होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्राइड नहीं है सॉरी। तो ये जो है वो प्रोटॉन प्रोवाइड नहीं करता, ये OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है। इसी वजह से आप लोगों ने इसकी मदद से पहले POH वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके बाद आप लोगों ने उससे pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 का फार्मूला अप्लाई करके pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल सेम इसी तरह बाकी तीन जो इसके पार्ट हैं वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। और इसी तरह ये न्यूमेरिकल हैं जिसमें आप लोगों ने कंसंट्रेशन पहले फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि कौन सा जो है इसकी pH जो है वो कितनी है, कम है ज़्यादा है, जो भी आप लोगों को हासिल होती है वो आप लोगों ने लिख देनी है। और वीक एसिड का पोर्शन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने PC3 में सीखनी है, किस तरह वीक एसिड की हम कैलकुलेशन करते हैं। और पॉलीप्रोटिक एसिड का भी आप लोगों के सिलेबस से नहीं है, ये भी आप लोगों ने PC3 में ही सीखना है। KB और KA वैल्यू जो है वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये असाइनमेंट देनी है आपने? नहीं, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल ही आने हैं। ये वो हैं जो आप लोगों को जो सिलेबस था उसके साथ जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दिए हुए थे उससे रिलेटेड, उनके सर बारे अब में मैं आपने जस्ट जी सर अब आपने कोई असाइनमेंट नहीं लेनी? नहीं साइमा, कंप्लीट हो गई असाइनमेंट। सर मैंने आपसे एक बात करनी थी। जी साइमा। सर मेरी सारी असाइनमेंट्स में मार्क्स बहुत कम लगे हैं।
साइमा से मैं अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो सर टीए ने चेक की हैं और टीए ने सभी को जो है जिस तरह वो पॉइंट बनाते हैं कि भाई इसने ये चीज़ लिखी है तो इसके नंबर इतने हैं, इसने ये चीज़ सर चेक की है तो इसके नंबर न्यूमेरिकल्स कितने थे हैं। जी और वो तो सबके सेम ही होते हैं ना, न्यूमेरिकल्स थे असाइनमेंट्स में, और मेरे 7 लग गए हैं सर, इतने गंदे मार्क्स लग गए हैं, इतने तो उम्मीद भी नहीं थी मुझे। सर मार्क्स आप खुद नहीं लगाते? साइमा, जो ये है कि हमें तो सिर्फ ये है कि पेपर या असाइनमेंट दे देते हैं, स्टूडेंट उसको सॉल्व करके फिर टीए को चेक करने के लिए हम दे देते हैं, टीए चेक करके फिर हमें दे देता है, उसमें हम नंबर अपलोड कर देते हैं। तो क्योंकि सर हमारे हम पास ये है ना कि दोबारा हमारे चेक नहीं पास, कर सकते? जी आप चेक कर सकते हो कि नंबर जो कटे हैं वो आप लोग पूछ सकते हो, इस असाइनमेंट में हमारे किस चीज़ के नंबर कटे हैं, इस असाइनमेंट में किस चीज़ के नंबर कटे हैं, वो चीज़ आप लोगों में रिवीजन कहलाती है। उसमें आप लोग ये चीज़ जी डिस्कस सर। कर सकते हो हमारी इस चीज़ में से क्यों नंबर कटे हैं। तो सर ये फाइनल से पहले करना होगा? ये फाइनल से पहले ही करना होगा। आप लोग इस वीक के अंदर कोई भी आप लोग इस तरह करो कि सारे ही एक टाइम मुझे बता दो, उसमें ही आप लोगों के सभी के रिवीजन जो है वो करवा देंगे, ताकि आप लोग आसानी से चेक कर सको किस चीज़ के नंबर आप लोगों को कटे हैं। जी सर। अगर आप सर लोग हमें वैसे नहीं पता आ तो सकते, चले ना। अगर आप लोग जी वैसे नहीं आ सकते, आप लोग कोई ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आप लोग कर सकते हो। सर ऑनलाइन कैसे, मतलब हम एक मीटिंग करेंगे? जी इस तरह कोई, यानी कि अगर टाइम करना है तो इस तरह कर लो, अदरवाइज जो है मेन तो यही होता है कि आप लोग आओ चेक करो और फिर आप लोगों को, ताकि फेस टू फेस जो है ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाता है कि हमारी ये मिस्टेक है। जी सर। ठीक है, सर आपने कितनी असाइनमेंट तो चेक कर दी है? आप लोगों की 5 असाइनमेंट हुई है ना। जी सर। जी सर। तो सर अगर हमारे मार्क्स बनते हुए, मतलब तो फिर आप मार्क्स दे सकते हैं हमें, मतलब जी अगर? जी अगर उसमें से नंबर इंक्रीज हो रहे होंगे तो आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी रिजवान, सर इन 5 असाइनमेंट्स में कितने काउंट होंगे? बेस्ट 4। बेस्ट 4। जी ओके। एक की चॉइस। और सर क्विजेज हमारे 4 हुए हैं तो 3, वो तीनों होंगे 3 काउंट? हुए हैं। जी सर। जी सर सर आपने कहा था 3 एक हुआ और है। दूंगा क्विज। या फिर कल का, कल नहीं परसों का एक टाइम डिसाइड करके मुझे बता दो, क्योंकि मैंने एक क्विज आप लोगों को और लेना है। सर वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लें, नहीं इसी नेक्स्ट वीक में। लेक्चर से पहले लेना है, क्योंकि इसी वीक के अंदर अंदर आप लोगों के जो टोटल असेसमेंट हैं वो चेक करवा कर, रिव्यू करवा कर मैम को जमा करवानी है। वो वेडनेसडे का कोई भी टाइम डिसाइड करके मुझे बता दें, ताकि उसी वक्त आप लोगों के सभी क्लास की, पूरी क्लास के एक क्विज हो जाए। सर एलएमएस पे कितनी असाइनमेंट्स के मार्क्स अपलोड हो गए? एलएमएस पे, जी पोर्टल जी पर जी सर। अभी जी तो सर 3 रिपोर्ट। के अपलोड हो गए ना, 3 के अपलोड हो गए। ओके सर। जी सर लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड कर दें। जी ऑलमोस्ट जो है सभी की अपलोड की हुई है, लास्ट वीक के सिर्फ जो लेक्चर हैं वो रहते हैं, ओके सर। सर इसके जी अलावा ये तो सर जो सारे अब मैंने अगर अपलोड किए आप हुए हैं। क्विज लेंगे तो वो किस चैप्टर का कहाँ से लेंगे? वो मैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 14 में से लूंगा आप लोगों को। ओके सर। सर बात या सुनिए, जो आपके ये है पास ना कि आप लोगों को तैयारी हो जाएगी इस चीज़ के, जी सर, इस आप तरह आप लोगों उसी को में से तैयारी हो ले। जाएगी। जी सर जी जी सर। वो आपके पास जो स्लाइड्स है ना तमाम चैप्टर्स की, वो सर जी वो काइंडली ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। उसामा, मैंने टोटल जो स्लाइड हैं वो सारी की सारी 15 चैप्टर तक एलएमएस पे अपलोड कर की हुई है। सर मेरी प्रेजेंट मार्क कर दें। अब वो स्टूडेंट नाम चल लें जो एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। सर अक्सा, मेरी भी राबे नजर की। अक्सा, मरियम जारिफ, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शोएब, राबिया नजर। सर प्रेजेंट। ठीक है, राबिया नजर आपकी अटेंडेंस हो गई है। सैयदा फातिमा वाजिद,
सैयदा फातिमा वाजिद। अब एन सेक्शन वाले नाम सुन लें जो एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। मोहम्मद अरसलान मजीद, निमरा अफजल, निमरा सदीक, निमरा शाहिद, सना गफ्फार, प्रेजेंट सर। तौसीफ अहमद, उस्मान हुसैन उसामा। सर ये इसका कोई मसला आ रहा है, ये सर इसमें गायब है तमाम सब्जेक्ट्स में। किसको? फोन भी बंद उस्मान है को? उस्मान जी हाँ, इसका फोन भी बंद है, हो सकता है पता नहीं कोई मसला हो। अब पता नहीं यार, ये टोटल एब्सेंट जा रहा है अगर इंफॉर्मेशन कर देता है तो उसका तो यानी कि कोई ना कोई वो हो जाता है। अब ये टोटली ना इन्फॉर्म किया है ना कोई यानी इसने किया है, तो अब इसमें क्या सर ये कह वैसे सकते ना हैं? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में होता है तो इस वजह से हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज जो है इसका यही इशू आएगा, फाइनल में इसे बैठने नहीं दिया जाएगा जितनी इसकी एब्सेंट जो है वो हो गई है। सर क्विज में कितना सिलेबस होगा? आप लोग 14 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, इसी बहाने से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। ओके सर, कब होगा और क्विज? वेडनेसडे का टाइम मुझे बता दें, वेडनेसडे को आप लोगों को क्विज लेना है। सर 2 से सवा आप 3 बजे ग्रुप तक में मेरी डिस्कस क्लास होती है, तो उसके बाद रख लीजिएगा। नहीं, इस तरह करें, ग्रुप में आप लोग एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग करके और एक टाइम डिसाइड करके मुझे बता दें। थैंक यू सर। सर सेकंड टाइम रखिएगा क्योंकि हमारी क्लासेस भी हैं ना। सर जो है क्विज में न्यूमेरिकल और थ्योरी जैसे लास्ट टाइम आपने यानी क्वेश्चंस दिए थे, आप ऐसे ही क्वेश्चंस देंगे? जी मैं इसी तरह क्वेश्चन यस दूंगा। सर। जी चलें, जी ठीक है, सर। अल्लाह हाफिज।